आपका 1 साल का ब्लॉक अकाउंट खत्म हुआ, सेकेंड ईयर में फेक अनमल्डुंग्स बनाते हैं 250 पर मंथ, क्यों चाहिए 3 साल का रेजिडेंस परमिट में। और गेस व्हाट, मुझे कितने साल का मिला है, इतना दोइच में रट के। सेकेंड ईयर ब्लॉक अकाउंट क्या होता है? फॉर रेजिडेंस परमिट यू रियली नीड इट? यूट्यूब से जो इनकम जनरेट होती है वो किस तरह डील होती है जर्मनी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यमुने अनफिल्टर्ड। आई एम सो सॉरी, मैं आजकल वीडियो ज़्यादा पोस्ट नहीं कर पा रही बिकॉज आई हैव सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन माय लाइफ। सो या दिस वीडियो आई प्रॉमिस्ड यू गाइस कि जब मेरा हाउसवाइज आएगा देन आई विल शेयर अनदर वीडियो विथ यू कि मुझे कितने साल का हाउसवाइज मिला एंड माय एक्सपीरियंस ऑफ रिसीविंग इट। टुडेज वीडियो विल कंटेन अबाउट माय एक्सपीरियंस ऑफ रिसीविंग माय हाउसवाइज, कितने साल का मुझे हाउसवाइज मिला। सेकेंड ईयर ब्लॉक अकाउंट का क्या कंफ्यूजन चल रहा है आजकल, क्योंकि बहुत से लोग फेक अनमल्डुंग्स करा के कहीं और मतलब अपनी सिटी में नहीं कहीं और जाके, जैसे फ्रैंकफर्ट में जाके अनमल्डुंग खरीद के वहां से हाउसवाइज के लिए या रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसका क्या सीन है वो मैं बताऊंगी। सेकेंड ईयर ब्लॉक अकाउंट आपसे ब्लॉक अकाउंट मांगा जाता है, नहीं मांगा जाता, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और जो भी आजकल चल रहा है यहाँ जर्मनी में बहुत कंफ्यूजन से, बहुत अजीब माहौल है कि सब कह रहे हैं कि यार 1 साल का देते हैं, नहीं देते, ब्लॉक अकाउंट मांगते हैं, ये चीज़ें। तो मैं उन चीज़ों के बारे में भी बात करूंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूट्यूब से जो इनकम जनरेट होती है वो किस तरह डील होती है जर्मनी। बिकॉज रिसेंटली जब मैं अपना हाउसवाइज या रेजिडेंस परमिट रिसीव करने गई थी आउसलैंडर बेहोडे या फॉरनर ऑफिस, तो वहाँ मैंने सारा पूछ लिया था कि मैं एज ए स्टूडेंट यूट्यूब करती हूँ तो इसके इनकम का क्या है। बिकॉज मैंने बहुत सी चीज़ें लोगों से सुनी हुई थी कि आप एज ए स्टूडेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपको अलाउ नहीं है, आप यूट्यूब करते हो तो आप अलाउ ही नहीं हो यूट्यूब पे आना एज ए स्टूडेंट, जो कि गलत है। मतलब आई विल टेल यू एवरीथिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी मेंशन वन प्रॉब्लम। मेरे लास्ट कपल ऑफ वीडियोस जहाँ पे मैंने एम्बर अकोमोडेशन का आप लोगों को बोला था कि आप जर्मनी में आते हो, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम और सबसे पहली चीज जो पहली प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है वो अकोमोडेशन की करनी पड़ती है। तो एम्बर अकोमोडेशन इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स जो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। बिलीव यू मी, अकोमोडेशन इज अ वेरी बिग हेडेक हियर। यू डोंट नो योर लास्ट अपार्टमेंट, यू डोंट नो योर फर्स्ट अपार्टमेंट। भी कुछ लोग आ रहे हैं मुझे मैसेज कर रहे कि अकोमोडेशन का कुछ कर दे, हमें कोई बता दे। सो एम्बर अकोमोडेशन पे आप जाए। कुछ कमेंट्स मैंने रीड किए, वहां पे आप लोगों ने कहा हुआ था कि एम्बर अकोमोडेशन छोटे सिटीज जैसे फुलदा एंड ऑल वहां पे अकोमोडेशन नहीं देती। सो लेट मी मेंशन दैट एम्बर अकोमोडेशन बेसिकली यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया में बहुत पॉपुलर है, पर जर्मनी में इतना अभी वो नहीं आया। तो सिर्फ बड़े शहरों में तकरीबन ऑल सिटीज को इन्होंने कवर किया, लेकिन बड़े शहरों में ज्यादा अवेलेबिलिटी है। जैसे अगर आपको मैं मशवरा भी यही देती हूँ कि अगर आप जर्मनी आते हो तो किसी बड़े शहर में तो आओ। जर्मनी के हर छोटे शहर के पास एक बड़ा शहर होता है। आप हामबुर्ग के साइड की तरफ देखिए, ब्रेमेन यूनिवर्सिटी में लोगों का एडमिशन होता है, वहां पे भी इर्द गिर्द के यूनिवर्सिटीज में लोगों का एडमिशन होता है, लेकिन हैम्बर्ग वहाँ बिगेस्ट जो सिटी है। तो अगर आपको अपने शहर में या आपका छोटा शहर है वहाँ अकोमोडेशन नहीं भी मिल रहा तो आसपास के आप सिटीज देखो कौन सी बिग सिटी है और एम्बर आपको कौन सा अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकती है। एटलीस्ट आप एक दफा आओ, देख लो, अकोमोडेशन अपना बुक कर लो, 1 महीने तक अपना अनमल्डुंग सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लो। अगर आपको अपने सिटी में एम्बर से या कहीं और से अकोमोडेशन मिल जाता है वेल एंड गुड, अदरवाइज आप एयरबीएनबी करोगे या कि कहीं पे भी आप हॉस्टल्स लोगे वो आपको और महंगा पड़ेगा। और कुछ कमेंट्स ये भी आए थे कि एम्बर इज वेरी एक्सपेंसिव। मैंने खुद चेक किया है एम्बर का पूरा फ्रैंकफर्ट सिटी में देयर आर रूम्स लाइक 550, 500, 600 विच इज वेरी नॉर्मल। मैं फुलदा में थी, मेरा अनफर्निश्ड रूम था और मैं उसके 450 यूरोस दे रही थी। सो 500, 550 फॉर फ्रैंकफर्ट, फॉर बिग सिटीज हियर इज नथिंग। इट्स लाइक those rooms as soon as possible because अभी जो students आ रहे हैं काफी उनको accommodation का मसला हो रहा है। This can help you a lot. So let's start the video. What is a block account basically? अगर आप लोगों को नहीं पता या आप ये मेरी वीडियो पहली दफा देख रहे हैं जर्मनी के हवाले से, ब्लॉक अकाउंट बेसिकली एक फाइनेंशियल प्रूफ होता है जो कि आप गवर्नमेंट को शो करते हो दैट यू आर कमिंग टू जर्मनी एज ए स्टूडेंट और आपके पास इतने पैसे है ब्लॉक्ड है गवर्नमेंट के पास और वो आपको मंथली मिलता है एंड दैट प्रूव्स दैट यू आर एबल टू सर्वाइव हियर। गवर्नमेंट पे बोझ नहीं हो, यू हैव योर ओन मनी ब्लॉक्ड इन अ जर्मन बैंक अकाउंट। सो बेसिकली ये ब्लॉक अकाउंट होता है और 11,904 आप ब्लॉक अकाउंट सबमिट करते हो अपने एडमिशन के बाद। वो 11,904 यूरोज आपके जर्मन बैंक अकाउंट में ब्लॉक होते हैं। जब आप जर्मनी आते हो तो हर मंथ वो आपको 990 या 990 या 992 इतने यूरोज देते हैं 1 साल की मुद्दत तक। 11,904 1 साल तक वो खत्म होता है 990 यूरो दे के आपको हर महीने।
ये ब्लॉक अकाउंट होता है। ब्लॉक अकाउंट मैंने इसलिए डिफाइन किया बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल ऑल्सो टेल कि सेकंड जब आपका ब्लॉक अकाउंट खत्म होता है तो सेकंड ईयर ब्लॉक अकाउंट का क्या सीन है। आपका 1 साल का ब्लॉक अकाउंट खत्म हुआ, सेकंड ईयर में आपके पास या जॉब होनी चाहिए, जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जॉब तो आप इधर आके इन अ कपल ऑफ मंथ्स आपको जॉब मिल जाती है। तो सेकंड ईयर के लिए वही आप मंथली कमाते हो, जॉब करते हो, पार्ट टाइम करते हो या मिनी करते हो, जो भी करते हो, तो आपको मंथली 990 या 1000 यूरोज आपकी पार्ट टाइम जॉब से ही मिल जाती है। तो आपको सेकेंड ईयर आपका कोई कहता है कि 1 साल के लिए हमने तो ब्लॉक अकाउंट जमा कर दिया, सेकेंड ईयर के लिए भी क्या जमा करें? नहीं, आप यहाँ पे आओगे 1 साल तो आप वेले नहीं बैठोगे ना, जर्मनी में कुछ तो करोगे, काम तो करोगे और जॉब फील्ड जॉब कुछ तो करोगे। तो जब आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो वो सेम होता है 992 या 100 या 1000 यूरोज आप इतने तक मिनिमम जॉब से कमा लेते हो। तो ब्लॉक अकाउंट का मकसद ये है कि आप फाइनेंशियली अबंडेंट हो। जब आपके पास जॉब होगा तो जरूरी नहीं है कि आप सेकंड ईयर अपना ब्लॉक अकाउंट रिफिल करो दोबारा, हर साल आप 11,904 यूरो जर्मनी के गवर्नमेंट को दो। सेकंड ईयर ब्लॉक अकाउंट का ये सीन नहीं होता। 1 साल तक आपको वही आपके 11,904 जो उन्होंने ब्लॉक किए होते हैं आपको मिलते हैं हर महीने। और 1 साल जब गुजर जाता है, 1 साल तक आपके पास जॉब होती है, बल्कि जो आपको ब्लॉक अकाउंट भी मिल रहा होता है, पहले साल आप जॉब भी करते हो तो आपको डबल डबल आ रहे होते। तो ऐसा नहीं होता, सेकंड ईयर हो गया तो आपको कंपलसरी ही ब्लॉक अकाउंट रिफिल करना है। आपके पास जॉब होगा देन यू डोंट नीड अ ब्लॉक अकाउंट। और तकरीबन 99.9 स्टूडेंट्स जो है जॉब ढूंढ के कर लेते हैं, दे डोंट रिफिल देयर ब्लॉक अकाउंट। अभी आजकल ये हो रहा है कि लोग जहाँ पे मैं रहती हूँ या जहाँ लोगों को मैं जानती हूँ, स्टूडेंट्स है, फुलदा में है, वो क्या करते हैं, वो फ्रैंकफर्ट का फेक अनमल्डुंग खरीदते हैं। अनमल्डुंग सिटी रजिस्ट्रेशन को कहते हैं। जहाँ आपका सिटी रजिस्ट्रेशन होगा वहीं पे आपका अनमल्डुंग हो जाएगा। सिटी रजिस्ट्रेशन से क्या मुराद है? जैसे मैं इस बिल्डिंग में रहती हूँ तो ये बिल्डिंग से मुझे सिटी रजिस्ट्रेशन राट हाउस या कि सिटी हॉल से मुझे बिल्डिंग की तरफ से डॉक्यूमेंट मिलेगा, मैं वहाँ पे जाके सबमिट करूंगी और जो मेरे कार्ड्स है, मेरे डॉक्यूमेंट्स है, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरी बिल्डिंग में आएगा। जब तक हम सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं करते हमारे पास कोई एड्रेस नहीं होता। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि मैं एम्बर अकोमोडेशन को इतना प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि आपके पास अकोमोडेशन नहीं होगा तो आप जर्मनी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो एम्बर अकोमोडेशन पे बड़ी सिटीज में अगर आपको मिलती है, मतलब मिलता है कोई रूम, तो ग्रैब इट एज सून एज पॉसिबल बिफोर इवन यू कम टू जर्मनी। आपके पास एक होना चाहिए सिटी रजिस्ट्रेशन या एक रूम होना चाहिए विद सिटी रजिस्ट्रेशन। अदरवाइज आपको कोई चांस नहीं है कि आप अपने दूसरे मसले सोल्व करो जब तक आपका अकोमोडेशन वाला मसला सोल्व नहीं होता, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस ही सिटी रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होता है। और सिटी रजिस्ट्रेशन मतलब अपना रूम का एड्रेस को आप जाके मेल्ट कराओ या रजिस्टर कराओ सिटी हॉल या राट हाउस में। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं रहती फुलदा में हूँ और मैं सिटी रजिस्ट्रेशन अपने किसी दोस्त का या जो भी सिटी रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं, किसी भी कोई भी कर रहा है तो मैं उसकी सिटी रजिस्ट्रेशन खरीदती हूँ। कैसे खरीदती हूँ? ये लोग क्या करते हैं कि लाइक 200 यूरो देके, 150 यूरो दे के, 250 यूरो देके सिटी रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे कर देते हैं, हालांकि वहां वो रह नहीं रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आके मेरे एड्रेस पे सिटी रजिस्ट्रेशन करे, मैं फ्रैंकफर्ट में रहती हूँ और कोई मेरी फ्रेंड पाकिस्तान से आ रही है, उसको सिटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, मैं उसे 200 यूरो लूँ और वो जाके राट हाउस या सिटी हॉल में जाके मेरे रूम के रजिस्ट्रेशन करे अपने नाम पे। तो ये आजकल बहुत हो रहा है। फेक अनमल्डुंग्स बनाते हैं 250 पर मंथ, जितने भी महीने का सिटी रजिस्ट्रेशन उसको चाहिए, तो वो करके फिर फ्रैंकफर्ट से आउसवाइज अप्लाई करते हैं। फ्रैंकफर्ट से आउसवाइज क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि फ्रैंकफर्ट में 3 साल का आउसवाइज या रेजिडेंस परमिट, आउसवाइज यानी रेजिडेंस परमिट मिलता है। मैं मतलब आउसवाइज बोल के यहाँ पे जर्मन में आउसवाइज कहते हैं, तो यही जर्मन्स के साथ आउसवाइज बोल के मेरे मुंह पे बैठ गया। व्हेनेवर आई से आउसवाइज यू अंडरस्टैंड रेजिडेंस परमिट, तो रेजिडेंस परमिट वो ले लेते हैं, रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। आई फाइंड इट वेरी स्टूपिड। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको इतना स्ट्रेस होता है कि आप मतलब पाकिस्तान तो नहीं है ना कि कोई एक फेक काम कर लो या फेक डॉक्यूमेंटेशन कर लो और आप बच पाओ गवर्नमेंट से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत स्ट्रेस होता है कि आपने ये 2 नंबरी की है, ठीक है, उसका स्ट्रेस आप लेते हो। सेकेंडली आपके ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, मतलब इमेजिन आप अपना रेंट भी दे रहे हो हर महीने 400 फॉर एग्जाम्पल, फिर उसके ऊपर आप 200 250 किसी के एड्रेस पे सिर्फ आपने डॉक्यूमेंटेशन ली है उसके आप 200 250 दे रहे हो। और वो 1 महीने, इस तरह नहीं होता कि आप सिर्फ 1 महीने का किसी से सिटी रजिस्ट्रेशन खरीद लो, आप एटलीस्ट आपको 3 महीने का चाहिए। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, कितना होगा? 600। आप 600 किसी को दोगे सिर्फ 3 साल के रेजिडेंस परमिट के लिए। आपको क्यों चाहिए 3 साल का रेजिडेंस परमिट? मतलब व्हाट्स द रीजन? 1 साल का मिले तो क्या हुआ, 2 साल का मिले तो क्या हुआ? आपको कोई जर्मनी से नहीं निकाल सकता एज लॉन्ग एज यू आर अ स्टूडेंट। तो इतने पैसे बर्बाद करने का क्या फायदा? इतने मुश्किल से हम मतलब और जॉब्स करते हैं, क्या क्या जॉब नहीं करते, फिर वो
ऐसे 2 नंबरी का काम भी करे और फिर जस्ट बिकॉज हमें 3 साल का रेजिडेंस परमिट चाहिए। हम हर साल अपना रेजिडेंस परमिट न्यू कर सकते हैं, तो हमें एकदम से 3 साल क्यों चाहिए? बस देसी माइंडसेट है ना। तो आई नो मेनी ऑफ द पीपल जो फेक सची रजिस्ट्रेशन खरीद के फिर 3 साल का आउटवाइज लेते हैं। आई विल नेवर डू दैट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये इलीगल है और मैं इलीगल काम करके ना उसका स्ट्रेस नहीं ले सकती, क्योंकि वो रिकॉर्ड में इनका रहता है, भले ही 100 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद अगर उनको पता लगे, क्योंकि रिकॉर्ड इनका जो भी मूव होता है हमारा रिकॉर्ड इनके पास होता है, तो इट्स नॉट गुड। आई डोंट फाइंड इट, इट्स रिस्की। तो 3 साल का आउटवाइज फ्रैंकफर्ट से मिलता है, बट अगर आप फुल्दा में हो, कहीं पे भी हो, आपको 1 साल का मिल रहा है, 2 साल का मिल रहा है, दैट्स ऑल्सो फाइन। दैट्स हाउ दैट इज फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो लीगल जाते हो, यू डोंट डू फेक रजिस्ट्रेशन, फेक डॉक्यूमेंटेशन, किसी से आप खरीदते नहीं हो, 2 नंबरी नहीं करते। सेकेंडली आपके पैसे खर्च नहीं होते। हम हर दफा रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, जो वीजा फीस होती है वो 100 यूरो की होती है। मान लो कि हमें हर साल एक साल का मिलता है, तो हम हर साल जाके 100 यूरो फीस देंगे, 300 हमारे खर्च होंगे। और फ्रैंकफर्ट से हम 600 सिर्फ हम सिटी रजिस्ट्रेशन खरीद रहे हैं, ऊपर से 100 यूरो वीजा फीस भी आउटलैंडर भी हो रहा है या फॉरेनर ऑफिस को देना पड़ता है, तो 700। तो 700 यूरो फॉर जस्ट 3 years ऑफ रेजिडेंस परमिट, आई डोंट थिंक सो इट इज वर्थ इट, स्पेशली एज ए स्टूडेंट। हाँ, अगर हम फुल टाइम वर्कर होते और हमारे पास टाइम नहीं होता, या वो नहीं होता कि रोज कौन आए जाए, इतना भी आना जाना नहीं होता, सिर्फ ईमेल करना होता है, रोज कौन ईमेल करे, उस स्ट्रेस से बस लोग बचने के लिए, या बस उनसे नहीं होता कि ईमेल करे, एक काम के पीछे लगे, फिर वो 7-7 यूरो दे देते हैं। मतलब वो मार्केट में लोग बैठे होते हैं कि आज सिटी रजिस्ट्रेशन खरीदो हमसे, इतने पैसे हमें दो। सो आई डोंट फाइंड इट एथिकल। सेकेंडली आई फाइंड इट वेरी स्टूपिड। जब आपको 1 साल का मिल रहा है हर साल 100 यूरो में, तो आप 3 साल का 700 यूरो में क्यों खरीद रहे हो? व्हाट्स द रीजन? क्या फायदा उसका? बस इनको होता है कि मतलब हमें स्ट्रेस ना हो, हमें बस एक दफा 3 साल का मिल जाए और 3 साल बाद देखेंगे कि वीजा का क्या करना है। हर साल भी आप कर सकते हो। हर साल आपका वीजा खत्म होने से पहले आपको एक ईमेल आती है, उस ईमेल में आपको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करो। वो ऐसी डॉक्यूमेंट्स नहीं होती जो आपके पास ना हो। आपसे क्या आपकी सैलरी स्लिप मांगते हैं, सैलरी स्लिप आप जॉब करते हो तो आप दे दोगे, नहीं करते तो नहीं। आपसे अगर आप फर्स्ट ईयर है आपका कि आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे ही आप आए हो 3 महीने बाद 4 महीने बाद अप्लाई कर रहे हो, आपसे मतलब डॉक्यूमेंटेशन मांग लेते हैं। मैं डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दी है, बताई हुई है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी हुई तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे लगाई हुई है, सो यू कैन चेक दैट एज वेल। मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस बताया हुआ है कि मैंने आउटवाइज के लिए कैसे अप्लाई किया, जाके इंटरव्यू में क्या हुआ, मैंने सारा कुछ बताया है। सो इफ यू हैवंट चेक्ड इट, प्लीज गो चेक इट आउट, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मैंने सारा प्रोसेस बताया। मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देती कि ऐसे होता है ऐसे होता है, मैं बस वही बोलती हूँ जो मेरे साथ हुआ होता है, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है। इन्फॉर्मेशन तो आप गूगल से, चैट जीपीटी से भी उठा सकते हो, लेकिन जो जेन्युइन आपका एक्सपीरियंस है दैट इज उसमें मतलब चैट जीपीटी वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वो जो हो गया है आपके साथ वो चैट जीपीटी नहीं बता सकता। इस वजह से मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, इन्फॉर्मेशन से आपको बम्बार्ड नहीं करती। मेरे दोस्त में मुझे लगता है इससे आप लोग ज्यादा रिलेट भी कर पाते हो और इससे ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। मुझे भी समझाने में इजी होता है और आपको समझने में इजी होता है, इस वजह से। सो फेक अनमल्डुंग का ये सीन था। तो अगर आप कोई भी फेक अनमल्डुंग का सोच रहा है, आई वुडंट एनकरेज इट, बिकॉज इट इज नॉट वर्थ इट। यू नो, अगर मतलब ये वो काम होता जो वर्थ इट होता, और यू नो अगर ये वो काम होता जो वर्थ इट होता, तो इवन इफ इट इज इलीगल मैं शायद बता देती इनडायरेक्ट तरीके से अपने वीडियो में कि लोग ऐसे करते हैं, आप भी ट्राई करो। लेकिन ना ये वर्थ इट है और ये इलीगल भी है, तो आई वुड नेवर रिकमेंड या के प्रीफर टू डू दिस। मैंने खुद नहीं किया। मुझे अभी हम आते हैं जर्मनी वीजा और रेजिडेंस परमिट होता क्या है, एक्सटेंशन ऑफ वीजा जर्मनी में कैसे होता है। आप जब पाकिस्तान में या इंडिया से या जहाँ पे भी हो, आप वहां से आते हो तो आपको कभी कभार 3 महीने का वीजा मिलता है जर्मनी के लिए, कभी कभार 1 महीने का, कभी कभार 1 साल का टेम्पररी वीजा मिलता है। ऐसा बाकी कंट्रीज में नहीं होता। बाकी कंट्रीज में मिनिमम आपको 2 साल का वीजा या 1 साल का वीजा मिलता है, फिर आप अपना वीजा एक्सटेंड करते हो। यहाँ पे जब आप वीजा एक्सटेंड करते हो उसको वीजा नहीं रेजिडेंस परमिट कहते हैं। रेजिडेंस परमिट वही वीजा एक्सटेंशन को कहते हैं। सो मुझे मिला था 1 साल का वीजा, अक्टूबर 15 को वीजा मिला था और अक्टूबर 15 से पहले पहले मैंने रिन्यू करना था। आज अक्टूबर 15 है, तो मुझे एटलीस्ट 1-2 महीने पहले मेरे पास रेजिडेंस परमिट होना चाहिए ताकि मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशंस बनना हो। आज भी मैंने अपना रेवोलूट अकाउंट खोला तो वहाँ पे था कि आपका जो वीज़ा है वो सून एक्सपायर हो रहा है, अपना नया वीज़ा अपडेट करो। सो ये चीज़ होती है। आप मुझे 1 साल का वीज़ा मिला था। 1 साल से पहले पहले आप जहाँ पे भी रहते हो, फुल्दा में रहते हो तो फुल्दा का फॉरेनर ऑफिस खुद आपको ईमेल करता है। फ्रैंकफर्ट में रहते हो तो फ्रैंकफर्ट के जो आउटलैंडर भी हो रहे या फॉरेनर ऑफिस है वो खुद आपको ईमेल करते हैं कि आपका जो वीज़ा है वो एक्सपायर होने वाला है, ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करो। तो आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट करते
हो, फिर एक आपको अपॉइंटमेंट डेट मिलती है, उस अपॉइंटमेंट डेट में आप जाके अपना पासपोर्ट, 100 यूरो का वीज़ा फीस और एक पासपोर्ट साइज पिक्चर उनको देते हो और बस यही होता है। आप फिर वहां से निकलते हो और आपको कुछ हफ्ते बाद या कुछ 3-4 हफ्ते बाद आपको ईमेल आती है कि वेदर यू कैन कम एंड कलेक्ट योर रेजिडेंस परमिट, या आपके एड्रेस पे आपको ईमेल आती है कि आपके एड्रेस पे हमने भेज दिया है, तो यू विल सून रिसीव इट। मुझे ईमेल आई थी, मुझे सारा कुछ आउसलैंडर बिहोरे ने खुद किया था। मुझे तकरीबन 4 महीने पहले उन्होंने ईमेल किया कि अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो। स्टूडेंट्स बहुत अप्लाई करते हैं, तो जब तक आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो आपको अपॉइंटमेंट, जिस तरह पाकिस्तान में वही वीज़ा का इश्यू होता है, वेटिंग लिस्ट में होता है, यहाँ पे भी होता है रेजिडेंस परमिट या एक्सटेंशन ऑफ वीज़ा के लिए आपको वेट करना पड़ता है। तो 4 महीने पहले तकरीबन मुझे ईमेल आई हुई थी। मैंने अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करके अगस्त में सेंड कर दिया। डॉक्यूमेंट्स में वही था कि अपना स्टूडेंट इनरोलमेंट, अपना जो करंट पासपोर्ट या वीज़ा है, और अपना जो पास्ट 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप है जहाँ आप काम करते हो, और 1-2 फॉर्म्स थे कि मैंने अपने लैंडलॉर्ड से साइन कराने थे कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ। वो था, वो मतलब इतना वो नहीं है कि मुश्किल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो 2 दिन 3 दिन में हो जाता होता है। वो सबमिट करके मैं गई, मैंने ईमेल पे सबमिट किया, उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी, मैंने जाके अपॉइंटमेंट मैंने अटेंड की, जहाँ वो सारा एक्सपीरियंस मैंने लास्ट वीडियो में बताई हुई है। एंड देन मुझे तकरीबन 4 हफ्ते बाद, मुझे एग्जैक्ट 4 हफ्ते बाद दोबारा ईमेल रिसीव हुई कि योर आउसवाइज या रेजिडेंस परमिट इज रेडी फॉर कलेक्शन। आप मंडे टू थर्सडे 9 से 2 बजे तक इसको रिसीव करने आ जाओ। सो मंडे टू थर्सडे कभी भी आ जाओ। तो मैं गई थी वहाँ पे एंड मैंने अपना हाउसवाइफ या कि रेजिडेंस परमिट रिसीव किया। और गेस व्हाट, मुझे कितने साल का मिला है। इतना डॉइच में रट के जो इंटरव्यूअर है या कि ऑफिसर है जो भी है, उसको इतना उससे डॉइच में बोलने के बाद भी उसने मुझे 1 साल का दिया है। इतना डॉइच में बात करके, इतना डॉइच में रट के भी उसने मुझे 1 साल का वीजा दिया है। इट्स नॉट फेयर बट इट्स ओके। वो यहाँ पे स्टूडेंट्स को 1 साल, जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स को 1 साल से ज्यादा मिलता ही नहीं है। तो आई एम फाइन, एटलीस्ट मैं फेक एनमल्डुंग खरीद के या ऐसा वैसा करके मैंने नहीं किया। मैं लीगली गई और सारा मेरा प्रोसेस स्मूथ हुआ, 1 साल का मिला। अगले साल भी मैं यही करूंगी। निकाल तो मुझे नहीं सकते। अगर मेरे पास 1 साल, अगर मेरे पास वीजा नहीं होता तो मुझे ये लोग क्या नाम है उसको, क्या कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट देते हैं जिसमें हमारे वर्किंग आवर्स लिखे होते हैं एज अ फिक्शन, उसको फिक्शन कहते हैं। फिक्शन मिलता है कि उसमें हमारे वर्किंग आवर्स का लिखा होता है और मतलब हमारा वहाँ उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा होता है कि ये एज अ वीज़ा इसका यूज़ हो सकता है, इतने वर्किंग आवर्स इसको अलाउ है, और ये स्टूडेंट है। वो जो चीज़ें वीज़ा पे लिखी होती है वही एक पेपर पे लोग मतलब इन्हीं आउसलैंडर बिहोरे की तरफ से होता है, वो हमें दिया जाता है। हमें उस तरह हम लीगली यहाँ रह सकते हैं, मतलब निकाल नहीं सकते। एज लॉन्ग एज हमारे पास इनरोलमेंट लेटर है, एडमिशन लेटर है यूनिवर्सिटी से, ये लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि इन्होंने खुद बुलाया हमें पढ़ने के लिए। तो अपने स्लो सिस्टम की वजह से हमें नहीं निकाल सकते। इनका सिस्टम स्लो है, तभी ये जाके हमें टाइम पे हमारा कार्ड नहीं दे सकते। जैसे पाकिस्तान में वीज़ा का सिस्टम स्लो है, हमें अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते, सेम यहाँ पे भी सेम केस है। पाकिस्तान में फिर ठीक है, यहाँ पे बहुत स्लो है चीज़ें। काउंटर पे होड़े गई थी थर्सडे को एंड देन वहाँ पे जैसे मैं गई मुझे मेरा हाउसवाइफ मिला, रेजिडेंस परमिट वाला कार्ड मिला, एक फिक्शन भी साथ उन्होंने मुझे दिया था। आई डोंट नो, फिक्शन वाला पेपर भी उन्होंने दिया, और उसके अलावा मुझे एक और डॉक्यूमेंट, एक और लेटर है, उसमें पिन है, और पिन को पता नहीं क्या डाउनलोड करके हम अपना हाउसवाइफ या रेजिडेंस परमिट अपने वॉलेट में भी डाल सकते हैं, अपने फ़ोन के वॉलेट में। जैसे हम अपना स्टूडेंट डॉइचलैंड टिकट या कि अपना जो बैंक का कार्ड है अपने वॉलेट में डालते हैं फ़ोन के, तो रेजिडेंस परमिट भी हम अपने वॉलेट में डाल सकते हैं। एनीवेज मुझे 1 साल का हाउसवाइफ मिला। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। मुझे पता था 1 साल का ही मिलेगा, बट स्टिल बंदे ने अपनी तरफ से तो ट्राई करना होता है कि हाँ, अगर शायद मैं इस तरह कर लेती या थोड़ा सा रिक्वेस्ट करती ऑफिसर को, शायद 2 साल का दे देता। बट इट्स ओके, 1 साल 2 साल इट डजंट मैटर। बस ये है कि 2 साल का मिलता तो मुझे 2 साल में 1 दफा वीजा फीस देना पड़ता। अभी 1 साल मिला है तो अगले साल फिर मुझे अप्लाई करना होगा, फिर 100 यूरो का वीजा फीस देना पड़ेगा। स्टिल वर्थ इट, बजाय कि मैं जाके फेक एनमल्डुंग खरीद के 600 700 यूरो का नुकसान करूँ अपना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई पीस ऑफ माइंड के मुझे रेजिडेंस परमिट ज्यादा सालों के लिए चाहिए। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेकेंड ईयर ब्लॉक अकाउंट क्या होता है? फॉर रेजिडेंस परमिट यू रियली नीड इट? आई वुड से नो, 90% ऑफ द time you don't need it unless you have a work contract. अगर आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आपको फाइनेंशियली अबंडेंट बनाता है, आपको पर मंथ 1000 यूरो कहीं से मिल रहा है, जॉब से मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, then you don't have to refill your block account.
यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। जब आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हो या जब उनकी ईमेल आती है आप लोगों को कि अपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो सो दैट वी कैन एक्सटेंड योर वीज़ा, उसमें ये भी मेंशन होता है कि ब्लॉक अकाउंट डॉक्यूमेंटेशन। मुझे भी वही आई थी ब्लॉक अकाउंट डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कह रहे हैं कि रीफिल करो अपना ब्लॉक अकाउंट। मैंने अगस्त में अप्लाई किया था और अगस्त में मेरे ब्लॉक अकाउंट में सिर्फ 1900 2000 तकरीबन 2000 यूरो ब्लॉक अकाउंट था। तो मेरे पास जो भी ब्लॉक अकाउंट था मैंने उसी के डॉक्यूमेंट को सबमिट किया। मेरे पास 2000 यूरो का ब्लॉक अकाउंट था और ये लोग अमाउंट दे डोंट केयर अबाउट अमाउंट, देखते ही नहीं है, बस आपका पासवर्ड, बस आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, दैट्स फाइन। ब्लॉक अकाउंट डॉक्यूमेंट इनको कौन सी चाहिए होती है? वो जो आप पाकिस्तान एम्बेसी में जमा करके आए हो। यू रिमेंबर एक पेज होता है जिसमें लिखा होता है कि यास्मीन या यू विल बी पेड 992 यूरो पर मंथ फ्रॉम फिंटीबा या कोरेकल, जो भी है, एक ब्लॉक अकाउंट डॉक्यूमेंट होता है। सो दे जस्ट नीड टू हैव दैट डॉक्यूमेंट कि आप जब आए थे इधर आपको पर मंथ 990 इतने यूरोस आपको कोरेकल या फिंटीबा में जो आपने अपना अमाउंट ब्लॉक किया है वो आपको मिल रहा है। इसके अलावा आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट, मेरे पास था वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिनी और पार्ट टाइम दोनों का। they can't question के आप अपना ब्लॉक अकाउंट रिफिल करो। इवन इफ दे डू, फिर भी कभी कभार नहीं समझ आता। ऐसे ऑफिसर बैठे होते हैं, उनको जितना समझाओ नहीं समझ आता। उनको जर्मनी में वो रहते हैं, जर्मन वो है, लेकिन जर्मनी के रूल समझाओ उनको नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि ऊपर से उनको कहते हैं कि स्टूडेंट्स के पास ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए, तो आगे से नहीं सुनते। तो अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप उनको ईमेल करो, उनको बोलो कि नहीं ब्लॉक अकाउंट नहीं है मेरे पास लेकिन जॉब कॉन्ट्रैक्ट है। आप बताओ, कम्युनिकेट करो, आप डरो नहीं कि बस लिख दिया कि ब्लॉक अकाउंट डॉक्यूमेंट सबमिट करो, आप भाग के फ्रैंकफर्ट चले जाओ अपना बोरिया बिस्तर लेके कि वहां से हम सिटी रजिस्ट्रेशन करेंगे, या भाग के किसी से फेक सिटी रजिस्ट्रेशन खरीदो। आप कम्युनिकेट करो, आप बोलो नहीं है मेरे पास ब्लॉक अकाउंट, मेरे पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है एंड मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और वर्क कॉन्ट्रैक्ट लीगली मैं अलाउ होकर मेरे पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं इस चीज के लिए एलिजिबल हूँ या अप्लाई कर सकती हूँ एक्सटेंशन ऑफ वीजा के लिए। फिर अगर उन्होंने मसला किया देन, जो कि नहीं करेगा, 99% नहीं करेगा, एक्सेप्शन हर केस में होती है बट नहीं करते वो लोग। बट ये आजकल कंफ्यूजन बहुत है क्योंकि लोग ईमेल्स रिसीव कर रहे हैं लोग कि अपना ब्लॉक अकाउंट डॉक्यूमेंट सबमिट करो। ब्लॉक अकाउंट डॉक्यूमेंट सबमिट करो से उनका मतलब ये नहीं है कि अपना ब्लॉक अकाउंट रीफिल करो। जो एग्जिस्टिंग आपका ब्लॉक अकाउंट है, जो आप लेके आए हो पाकिस्तान से, ब्लॉक अकाउंट के बगैर तो आप आ नहीं सकते, उसके डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट सबमिट करो। तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे, आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा। मैंने आपको कहा था कि यूट्यूब इनकम का भी मैं बताऊंगी। मैं खुद यहाँ पे यूट्यूबर हूँ, यहाँ जर्मनी में ही आके मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है। तो इसका क्या सीन होता है स्टूडेंट्स, मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को, पाकिस्तानी इंडियंस यहाँ पे जो है उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, वैसे उनके वीडियोस के नीचे कमेंट किया कि आप लोग कैसे करते हो, स्टूडेंट भी हो, आप का चैनल मोनेटाइज भी है, तो आप इसको क्या करते हो, कैसे करते हो? मुझे कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आया एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट गुड। आप एटलीस्ट बताओ ना। एंड इसलिए मैं बता रही हूँ, मैं खुद हाउसलैंडर भी हो रही, जब फॉरेन ऑफिस या फॉरेनर ऑफिस गई थी अपना हाउस वाइज रेजिडेंस परमिट रिसीव करने, तो मैंने वहाँ पूछा कि क्या सीन है, मैं यूट्यूबर हूँ और मेरा यूट्यूब मोनेटाइज हो चुका है कब से, लेकिन मैंने ट्रांजैक्शन नहीं की बिकॉज आई नो कि एज ए स्टूडेंट आई एम नॉट अलाउड टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, या कि टैक्स वैक्स का क्या सीन है। मैंने ये पूछा क्योंकि पहले मेरी फैमिली में बाकी मेरे दोस्तों ने भी मुझे यही रिकमेंड किया कि मैं अपना एड्रेस और अपना बैंक अकाउंट सारा यूट्यूब को पाकिस्तानी वाला दूँ। उससे क्या होगा कि पाकिस्तान में ना टैक्स कटता है इतना ज़्यादा, और आपको कोई पूछेगा भी नहीं कि आप स्टूडेंट हो, क्या हो, आप इतना कमा रहे हो, इतना टैक्स हो। पाकिस्तान में तो नहीं होता, जर्मनी में आप 1 सेंट भी कमाते हो तो उसका हिसाब किताब होता है, वो रिकॉर्ड में चला जाता है कि इसने इतना कमाया, क्योंकि आप कल को आपको टैक्स देना होता है एट द एंड ऑफ द मंथ। तो मैंने फिर ये सोचा कि नहीं, लॉन्ग टर्म में तो मुझे जर्मनी में रहना है, लॉन्ग टर्म में मैंने यहीं जॉब करनी है, फिर शायद मैं यहीं पे रह जाऊँ। मैं क्यों पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट सबमिट करूँ, बाद में चेंज करने के लिए मुझे इतना तक उदो करना पड़े। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना जर्मन एड्रेस दे दिया, अपना जर्मन वाला बैंक अकाउंट दे दिया। और मैंने ये भी सुना था कि पाकिस्तान में जो CRM है, क्या CPR है, जो यूट्यूब से पर 1000 व्यूज जो इनकम जनरेट होती है वो बहुत कम होती है, जर्मनी में फिर ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ को भी देख के और ये लॉन्जिविटी को भी देख के कि मैंने लॉन्ग टर्म तो जर्मनी में रहना है, मैंने अपना जर्मन वाला डॉक्यूमेंट सारे दे दिया, क्योंकि लीगली यही है कि मैं जर्मनी में हूँ और मैं जर्मन लैंड को यूज़ करके अपना यूट्यूब बना रही हूँ। सो मैं यहाँ पे बैठ के कमा रही हूँ, तो जर्मनी को मुझे टैक्स देना चाहिए, जर्मनी के डॉक्यूमेंट सबमिट करने चाहिए। तो मैंने पूछा कॉल पे, मैंने पूछा, उनको खुद तो नहीं पता था, लेकिन उन्होंने कॉल पे उससे मुझे कनेक्ट करवाया और उन्होंने कहा कि जब तक आप
€525 से ज़्यादा पर मंथ नहीं कमाते, आपकी जो यूट्यूब की इनकम है वो टैक्स फ्री है। लेट मी रिपीट। फॉल उन्होंने ये कहा कि आप अगर स्टूडेंट हो और अगर आप यूट्यूब करते हो, आपका काम सिर्फ ये है कि आप हमें इन्फॉर्म करो, ताकि हम पता नहीं कौन सा डॉक्यूमेंट आपके लिए जनरेट करें, हमारे रिकॉर्ड में हो। आपने हमें इन्फॉर्म कर दिया, गुड, बेस्ट, नाउ यू आर सेफ। नाउ अगर आप जनरेट भी करते हो इनकम तो कोई आपको नहीं पूछेगा कि आपने छुप के किया या कि इलीगल किया, हमारे रिकॉर्ड में नहीं था। सेकेंडली, अगर आप पर मंथ €525 से कम यूट्यूब जनरेट करते हो, तो 525 से कम यूट्यूब की इनकम आपकी है तो इट्स नॉन टैक्सेबल, आप कोई भी टैक्स नहीं देते। दिस इज व्हाट दे सेड। मैंने उनको कहा कि मुझे आप अपना ईमेल एड्रेस भी दे ताकि मैं आपको ईमेल करूं और आप ईमेल में सब लिखे ताकि मेरे पास रिकॉर्ड तो हो। कल को अगर मुझे कोई कहे कि आप क्यों कमा रहे हो यूट्यूब से, ग्रुप्स में फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको खुद नहीं पता होता, बहुत इंफॉर्मेशन होती है, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। तो और मैंने उनका ईमेल एड्रेस लिया, उन ईमेल एड्रेस पे मैंने उनको ईमेल किया। ईमेल में भी उन्होंने यही बात की कि यू आर सेफ, आप कर सकते हो यूट्यूब एज ए स्टूडेंट, लेकिन एक दफ़ा पर मंथ अगर आपका 525 से ज़्यादा हिट कर जाए, €525, फिर आप हमें इन्फॉर्म करो दोबारा और हम आपका पता नहीं कौन सा डॉक्यूमेंट जनरेट करेंगे ताकि आप टैक्स दे सके। €525 से बिलो ना आपका टैक्सेबल है, ना कोई मसला है, आप करो यूट्यूब अपना। सो €525 गूगल एडसेंस से तो नहीं बनते। €525 गूगल एडसेंस से या यूट्यूब से अगर बनना शुरू हो जाए, तकरीबन मुझे तो लगे अभी 1 साल हुआ है, ऑलमोस्ट 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ। मार्च में स्टार्ट किया था, तकरीबन 7-8 महीने हुए हैं। 7-8 महीने हुए हैं, तकरीबन मुझे 3 साल, शायद 2 साल, 2.5 साल, 3 साल मैक्सिमम और 2-2.5 साल मिनिमम लग जाएंगे कि मेरा यूट्यूब इनकम 525 से गूगल एडसेंस उससे ज़्यादा हो जाए। तब तक शायद मैं स्टूडेंट भी ना रहूँ, तब तक मैं शायद अपनी डिग्री भी ले लूँ और यहाँ पे फुल टाइम वर्कर बन जाऊँ, और तब तक तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी मुझे कि आप पर मंथ इतना नहीं कर सकते। तब फिर मैं इसको अपने यूट्यूब को रजिस्टर करके पर मंथ जितनी मेरी मर्जी मैं निकाल लूँ। सो ये चीज़ होती है, ये मुझे किसी ने नहीं बताया। एंड मैंने बहुत लोगों से पूछा, बहुत यूट्यूबर्स को कमेंट की अप्रोच करने की कोशिश की, नोबडी रिप्लाइड रिस्पॉन्डेड। ऑफ कोर्स मुझे भी इतने सारे मैसेजेस आते हैं तो मैं रीड ही नहीं करती, मैसेज रिक्वेस्ट में पड़ा रहता है, बहुत आते हैं, नहीं इतना टाइम मिलता टू बी ऑनेस्ट। तो उनको या मेरा मैसेज नहीं मिला होगा या मेरा कमेंट नहीं मिला होगा, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी किसी वैलिड पर्सन से कि जो खुद कर रहा हो फिलहाल इस तरह जिस तरह मैं करना चाहती हूँ जर्मनी के एड्रेस पे, तो क्या कंसिक्वेंसेस या क्या बेनिफिट्स या नुकसान है। तो मैंने खुद फिर यही किया कि मैंने जाके डायरेक्ट आउसलैंडर पे होडे फॉरनर ऑफिस से पूछा कि एज ए स्टूडेंट क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये मेरा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे गई, मैंने अपना हाउस वाइज रेजिडेंस परमिट लिया, अपना ये क्वेश्चन यूट्यूब के हवाले से पूछा और सेकंड ईयर ब्लॉक अकाउंट के क्या कंफ्यूजन है वो भी मैंने क्लियर कर दी है इस वीडियो में। फॉर नाउ थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अभी बहुत सर्दी हो गई है, मैं चाह रही थी कि मैं ये वाला वीडियो बाहर शूट करूँ बिकॉज मेरी इंडोर वीडियोस काफ़ी हो गई है, लेकिन अब सर्दी आ गई है। यू कैन सी, मतलब आज के बाद आपको वीडियो इसी सीट पे मिलेगी, इसी रूम में मिलेगी मोस्ट ऑफ माई वीडियोज़। थोड़ा सा बोरिंग होगा लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी मिलेगी, अपना अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंस में आपको शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल द एंड। फिर से मैं आप लोगों को यही बात कहूंगी कि अकोमोडेशन इज़ वेरी नेसेसरी, सिटी रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी नेसेसरी। आने से पहले ही आप अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हो थ्रू एम्बर अकोमोडेशन। स्कैम्स बहुत होते हैं यहाँ पे अकोमोडेशन को लेके। एम्बर इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जो कि रीनोन है पूरी दुनिया में। इट्स नॉट ए स्कैम, इट्स वेरी अफोर्डेबल। जो लोग कह रहे थे कि इट्स नॉट अफोर्डेबल, बिग सिटीज में आप आओगे, रूम्स देखोगे, देन यू विल सी। और आप एयरबीएनबी या कि हॉस्टल्स में रहोगे, पर नाइट दोगे, उससे आपको ना सिटी रजिस्ट्रेशन मिलेंगी, ना आपके डॉक्यूमेंटेशन आगे बढ़ेंगे और आपको टू मच एक्सपेंसिव भी हो जाएगा आपके लिए। सो दैट्स व्हाई आई रिकमेंड यू, प्लीज डू बुक योर अकोमोडेशन बिफोर यू कम, ताकि आप हसल बसल से बच सको। आप एक पीस ऑफ माइंड के साथ आओ कि चलो मैं जा रही हूँ, मेरा एटलीस्ट एक घर है जर्मनी में। एंड अगर आपको छोटी सिटीज़ में नहीं मिल रहा एम्बर पे अकोमोडेशन, आप बड़ी सिटीज़ को देखो। एटलीस्ट आप आओगे, पहली रात तो आप हो। मैं जब यहाँ पे आ रही थी, ग्रुप्स होते हैं ना, बंदा ग्रुप्स ज्वाइन करता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो व्हाट्सएप ग्रुप में एक लड़की का मैसेज आया था कि मैं एक रात से बानोफ पे हूँ, मतलब पूरी रात, दिन और रात उसने बानोफ पे गुजारी हुई है क्योंकि उसको पता नहीं था अकोमोडेशन कहाँ बुक करनी है। वो कैश में 200-300 लाई थी, जो कि 2 रात एयरबीएनबी में उसका ख़त्म हो गया था। एयरबीएनबी लाइक 180 तो एक रात का लेते हैं यूरोस में। तो उनका ख़त्म हो गए थे उनके पैसे और उनके पास डॉक्यूमेंटेशंस नहीं थे। ऑफ कोर्स अकाउंट्स के पास होगा लेकिन बैंक अकाउंट नहीं था, तो उसको भी एक्सेस नहीं कर सकती थी वो। सो वो बेचारी
तकरीबन एक रात पूरा बानोफ पे वो हुई थी। मुझे 2-2 सूटकेस के साथ वो उधर उसने मैसेज किया था, तो बाकी मेरे ख्याल से ग्रुप में किसी ने फिर उसकी हेल्प की। सो ये चीज़ होती है फॉर योर पीस ऑफ माइंड, या कि आप अपने पैसे स्कैम्स पे, एयरबीएनबी वगैरह पे, हॉस्टल्स पे खर्च ना करें। आते ही अपना अकोमोडेशन बुक करें। वेगे गेजूट वगैरह से भी होता है, लेकिन उसमें भी सर्टेन नहीं होता। आप 100 अपार्टमेंट्स में अप्लाई करते हो, एक में आपको जाके मिलता है। तो अकोमोडेशन एम्बर में फुल 100% आपको मिल जाएगी। अफोर्डेबल भी है, बिग सिटीज़ में है। बस इसका यह है कि छोटी सिटीज़ में अभी तक नहीं है। लेकिन आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे एम्बर अकोमोडेशन को, उतना फिर छोटी छोटी सिटीज़ में भी फैलना ये शुरू हो जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए होता है एडमिशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशंस को अटेस्ट कैसे करना है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो होगी। और फिर मैं कोशिश करूँगी कि इसी वीक हाउस बिल्डिंग का भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ, बिकॉज बहुत से कमेंट्स थे। मैं आई डू नोट योर कमेंट्स। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जस्ट लेट मी नो एंड आई डू टेक नोट्स ऑफ इट, एंड फिर मैं बारी बारी सब पे वीडियोस बना लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। चीयर्स, auf Wiedersehen.